वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड आफ्टरनून और जय श्री कृष्णा। आज हम लोग हमारे इस सोल्यूशन चैप्टर का लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने वाले हैं, है ना। मींस इसके बाद में सोल्यूशन चैप्टर जो होगा वो एंड हो जाएगा और हम लोग आगे फर्दर मूव करने वाले हैं बायोलॉजी के ऊपर। और बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब मेरा ऐसा शेड्यूल हो रहा है कि मैं कोशिश करूं कि जैसे 11th 9th और 10th को भी पढ़ाना है, तो मैं एक दिन 12th का, एक दिन 11th का, एक दिन 10th का और एक दिन 9th का वीडियो डालूं, जिससे सभी का सिलेबस कंप्लीट हो जाए और सभी पे कोई बोझ ना पड़े, है ना। हफ्ते में 2 दिन 12th की, हफ्ते में 2 दिन अपने इसकी क्या कहते हैं 11th की, 2 दिन 10th की, एक दिन 9th की ले लेंगे, है ना। क्लासेस तो अपने अच्छा रहेगा, है ना। चलिए उन बातों को साइड में रखते हैं, उनको हम बाद में करेंगे। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका हमें बेसब्री से इंतजार है, वो है हमारा एजियोट्रोप्स। ये पूरी की पूरी स्लाइड, या आप कह सकते हो ये पूरा का पूरा जो साइड है वो पूरी की पूरी एजियोट्रोपिक मिक्सचर के बारे में। इस तरफ हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई वॉन ऑफ फैक्टर क्या होता है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होती है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है, तो वो सारी बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। और दो चार छोटी छोटी बातें भी हम लोग करेंगे जो हम लोग कल के वीडियो में नहीं कर पाए, है ना। मैं आपका पीसीबी एजुकेटर अभिनव लक्ष्यकार आपका स्वागत करता हूं और स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स, है ना। तो सबसे पहले समझो कि भाई एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स आखिर होते क्या है। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स, मान लीजिए मेरे पास में एक इथेनॉल है और एक वाटर, ठीक है। इथेनॉल आप समझते हैं शराब, है ना, बियर। और वाटर है मेरे पास में प्योर फॉर्म में दोनों, एक इस बीकर के अंदर, एक इस बीकर के अंदर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों को बॉईल कर रहा हूं। दोनों को मैंने बॉईल किया तो दोनों का एक कांस्टेंट टेम्परेचर है जिस पर वो बॉईल होंगे, ठीक है। जैसे इथेनॉल बॉईल होता है 78.5 डिग्री सेल्सियस पर और वाटर बॉईल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, और उनके वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि भाई कुछ अमाउंट ऑफ इथेनॉल ले लेता हूं और उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करके एक मिक्सचर बना लेता हूं इथेनॉल प्लस वाटर का, क्योंकि इसमें इथेनॉल का अमाउंट ज्यादा है और वाटर का कम है, इसलिए ज्यादा कोई एज सच फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फिर मैं देखता हूं कि जैसे ही मैंने वापस से ये जो सॉल्यूशन या मिक्सचर जो बनाया इसको बॉईल किया, तो ये भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या हो रहा था, बॉईल हो रहा था। और इसकी जो अंदर लिक्विड्स की कॉम्पोजिशन थी, यानी लिक्विड जो बैठे हुए थे एक दूसरे के ऊपर, वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि प्योर क्या है हमारे पास में सबस्टांस या प्योर लिक्विड हो, ठीक है। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो होते हैं वो ऐसे मिक्सचर होते हैं जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होते हैं, बॉईल होते हैं। जैसे प्योर फॉर्म में लिक्विड्स बॉईल हो रहे हैं वैसे के वैसे, और इनका कॉम्पोजिशन भी क्या होता है, सेम होता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। द मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ऐसे लिक्विड के मिक्सचर्स जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या हो रहे हैं, बॉईल हो रहे हैं, उनको हम बोल रहे हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। जैसे कि प्योर लिक्विड्स बॉईल होते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर, वैसे ही एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स भी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर क्या होते हैं, बॉईल होते हैं, है ना। एंड सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एज वेल एज इन वेपर फेज, और जैसी प्योर लिक्विड्स की वेपर फेज थी, जैसा उनका कॉम्पोजिशन था वैसा ही मिक्सचर्स का भी होता है। आई बात समझ में। तो ऐसे मिक्सचर्स को जिनकी कॉम्पोजिशन, जिनका वेपर फेज, है ना, जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल हो रहे जैसे कि प्योर लिक्विड हो रहा था, तो ऐसे मिक्सचर्स को हम बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स, ठीक है। या इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल हो रहे हैं। आई बात समझ में। ये जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स और दूसरे होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो आप बीच में एक लाइन लिख सकते हो कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से तरीके के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, उसको भी समझ लेते हैं। चलो, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स जो होते हैं उनमें मान लो, जैसे मैंने आपको इथेनॉल और वाटर का एग्जांपल दिया, तो मान लो मैंने इथेनॉल का अमाउंट तो ले लिया 95% और हमारे
वाटर का अमाउंट मैंने ले लिया थोड़ा सा कम, जैसे कि वाटर का अमाउंट हमने ले लिया मान लीजिए 4.4% और 95.6% मैंने इथेनॉल ले लिया, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे पता है कि भाई जो इथेनॉल होता है, आपको दिख जाएगा, आई होप, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ, इथेनॉल जो है आप लिख लेना, ये 78, कहाँ लिखा जाए, यहाँ लिख देते, 78.5 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, बॉईल होता है। और वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर आपको इनको केल्विन में चेंज करना है तो 273 से ऐड कर लो, है ना। 273 100 में ऐड करोगे तो कितना आएगा, 373 केल्विन। और अगर इथेनॉल यानी 78 में आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, वो आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो मैं ये देख रहा हूँ कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स में क्या होता है कि जो हमारा सॉल्यूशन बन करके तैयार हुआ, उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो उन जो मिक्सचर हमने या जो लिक्विड हमने मिला करके उस सॉल्यूशन को बनाया है, तो उस सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हो गए, एक तो हो गया इथेनॉल, एक हो गया वाटर, और ये बन गया मेरे पास इथेनॉल प्लस वाटर का सॉल्यूशन, दोनों मिक्सचर्स हैं। या आप समझो कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स में जो सॉल्यूशंस होते हैं उनका टेम्परेचर कंपैरेटिवली किसी भी एक कंपोनेंट से क्या होता है, कम होता है। मींस उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसी भी एक कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से हमेशा कम होगा। कैसे, इसको समझो, देखो, जैसे मान लो मेरे पास में वही इथेनॉल और वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। ये इथेनॉल थी, ये वाटर था, ठीक है। 95.6% इथेनॉल लिया और 4.4% वाटर लिया, दोनों को मिक्स कर दिया। अब प्योर फॉर्म की अगर बात करूं तो प्योर फॉर्म में जो इथेनॉल था वो 78.5 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहा था, बॉईल हो रहा था, और वाटर था वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो रहा था। बट जब मैंने मिक्सचर बनाया यानी सॉल्यूशन बनाया तो मैंने ये देखा कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो क्या है, कम आ रहा है, थोड़ा सा क्या आ रहा है, लोअर है, कम आ रहा है। और किससे कम आ रहा है, किसी भी एक कंपोनेंट से कम आ रहा है, और वेदर दोनों कंपोनेंट से कम हो सकता है। जैसे वाटर तो 100 डिग्री पे बॉईल हो गया, इथेनॉल 78.5 डिग्री पर बॉईल हो गया, बट ये जो सॉल्यूशन बनेगा ना इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा 78.2 डिग्री सेल्सियस। मींस किसी भी एक कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। उन्हीं को हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द सॉल्यूशन विच हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन ईदर कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी किसी भी एक कंपोनेंट से सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। और हमेशा ध्यान रखना, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स को अगर आपको बनाना है तो आपको ऐसे दो लिक्विड्स लेने होंगे जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। और पॉजिटिव डेविएशन क्या है उसके बारे में मैंने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आपको डिटेल में एक लेक्चर में बता चुका हूं, ठीक है। तो ऐसे दो लिक्विड्स का पेयर लेना होगा आपको जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, उन्हीं से हम क्या बना सकते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बना सकते हैं। उसके बाद बात करें भाई मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स क्या है, तो मिनिमम का जस्ट उल्टा है। मिनिमम के अंदर जो सॉल्यूशन था उसका किसी एक कंपोनेंट से क्या था, एक या दोनों कंपोनेंट से क्या था, बॉइलिंग पॉइंट कम था। बट अब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स में जो सॉल्यूशन होगा ना उसका टेम्परेचर या उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा इन दोनों कंपोनेंट के कंपैरिजन में। यानी किसी भी एक कंपोनेंट से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अब ज्यादा होगा, उनको हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। डेफिनेशन देख लेते हैं। द सॉल्यूशन व्हिच हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ईदर कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी किसी भी एक कंपोनेंट से सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, ज्यादा है। पिछली बार सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट किसी एक कंपोनेंट से कम था। अब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स को कौन से लिक्विड्स फॉर्म करते हैं, तो जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। जो पॉजिटिव शो कर रहे हैं वो तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनाएंगे, लेकिन जो क्या शो कर रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, वो क्या बनाएंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनाएंगे। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया है, एक हमने लिया है नाइट्रिक एसिड
ये नाइट्रिक एसिड और एक लिया है वाटर। नाइट्रिक एसिड और वाटर का मिक्सचर जब आप बनाओगे, इसमें 68% तो नाइट्रिक एसिड है और 32% क्या है, वाटर है। और जो हमारे पास में सॉल्यूशन है वो बन करके तैयार हुआ 100%, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 393.5 केल्विन। इधर वाले का कितना था, 351.5 केल्विन, जो कि इन दोनों में से किसी एक से बहुत कम है। वाटर से तो वैसे ही कम ही दिख रहा है हमें, है ना, और इससे भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन इन दोनों में से किसी एक कंपोनेंट जिसका नाम है निट्रिक एसिड, इससे क्या होगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, नाइट्रिक एसिड लगभग 92 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल हो जाता है और वाटर जो है वो 100 डिग्री पे बॉइल होता है। ठीक है, तो 92 में आप 273 ऐड करोगे तो कुछ कम ही आंसर आएगा आपका, यानी कम बॉइलिंग पॉइंट आएगा सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। इनको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, तो आप लोग ये जल्दी से उतार लो। चलिए, आई होप आप लोगों ने ये सारी की सारी चीजें आराम से उतार ली होगी। अब हम बात करते हैं हमारे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, इसका नाम है वांट ऑफ फैक्टर। बट वांट ऑफ फैक्टर पढ़ने से पहले कुछ चीजें हमें और जाननी होगी। सबसे पहले तो जब आप ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स वाला लिख रहे हो जिस भी रफ कॉपी में जहां पे भी, इसको आपको कब लिखना है, इसको आपको मतलब जब नोट्स बनाओ तो किसके बाद लिखना है, जब आप आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बना दो उसके बाद में एजियोट्रोप्स चालू करना है। एजियोट्रोप्स के बाद में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज लिखनी है, ऑस्मोटिक प्रेशर तक आना है। ऑस्मोटिक प्रेशर में हमने रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ लिया था, दो तीन बातें और है उसमें, वो भी सुन लो। एक बात करते हैं हम लोग कि एंडो और एक्सो ऑस्मोसिस क्या होता है। तो एंडो ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास में एक वाटर का सॉल्यूशन, सर चलिए मैं मान लेता हूं मेरे पास एक बीकर है, उस बीकर में पानी भरा हुआ है, ठीक है, और मैंने एक अंडा यानी एग ले लिया। अब उस एग को जब मैं उस वाटर के अंदर डिप करके रख दूंगा तो मैं देखूंगा कुछ समय के बाद में वो जो अंडा होगा वो फूल जाएगा। उसके फूलने का कारण ये है कि उसके अंदर की कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, ज्यादा है। अंडे के अंदर जो योक है, जो मिनरल्स है, उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, और वाटर के अंदर जो बीकर के अंदर रखा हुआ है उसमें कंसंट्रेशन कम है। तो कल ही बताया था कि ऑस्मोसिस में जो सॉल्वेंट होता है वो लोअर से हायर की तरफ जाता है, तो वाटर बाहर से बीकर से अंडे के अंदर जाएगा तो अंडा क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। तो इसको तो बोलते हैं, इस प्रोसेस को तो बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस। एक्सो ऑस्मोसिस में क्या होता है, तो एक्सो ऑस्मोसिस में मान लीजिए मेरे पास में कोई सेल है, या मान लीजिए मेरे पास में कोई अंडा ही मान लो, अगर मैंने, या मान लो ग्रेप्स, ग्रेप्स देखा है आप लोगों ने या, हाँ चलिए ग्रेप्स का एग्जांपल ले लेते हैं। तो मेरे पास में ग्रेप्स है और मैंने मान लो कि एक बढ़िया सा नमक के पानी का सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, बढ़िया बहुत सारे चम्मच नमक डाल के और सॉल्यूशन तैयार किया। अब अगर मैं उस क्या था, ग्रेप्स था ना हमारे पास में, अंगूर था, उस अंगूर को अगर उस बीकर के अंदर डिप करके रख दूंगा तो कुछ समय के बाद में वो जो अंगूर होगा वो श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक यानी कि पिचक जाएगा। पिचकने का कारण क्या है, क्योंकि अंगूर के अंदर कंसंट्रेशन कम थी और अंगूर के बाहर जो थी वो कंसंट्रेशन ज्यादा थी, तो लोअर से हायर की तरफ जो हुआ, इसका सॉल्वेंट का क्या हुआ, फ्लो हुआ, जिसकी वजह से अंगूर क्या हो गया, श्रिंक हो गया। इसको बोलते हैं एक्सो ऑस्मोसिस। आई बात समझ में। इसके बाद में हम बात करेंगे जो ऑस्मोसिस है ये कहाँ यूज आता है। तो ऑस्मोसिस जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल होती है, तो सेल पानी के आप कह सकते हो ट्रांसपोर्ट के लिए, मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए ऑस्मोसिस का यूज करता है। प्लांट्स जो होते हैं ना उनमें रूट्स की सेल्स से ऊपर टिप की जो सेल्स होती है उन तक पानी ले जाने के लिए भी ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है। आई बात समझ में। ऑस्मोसिस और कहाँ यूज होता है, तो मान लो कि मेरे पास में सी वाटर है, सी वाटर में से मुझे नमक को अलग करना है, पानी को अलग करना है, ठीक है ना। तो नमक और पानी को अलग करने के लिए हम लोग डिस्टिलेशन की प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो डिस्टिलेशन की जो प्रोसेस होगी ना उसके थ्रू क्या होगा, नमक पानी से अलग हो जाएगा। तो ये भी क्या है, ऑस्मोसिस का ही एक एग्जाम्पल है। आई बात समझ में। चलिए, उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और है जिसका नाम है एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, आप लोग कैप्शन ऑन कर दोगे तो हिंदी में आपको सुना जाएगा और फिर आप उसको इंग्लिश में अपने आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई बहुत भारी बातें मैंने नहीं बोली।
एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब क्या होता है? देखो, जब मेरे पास में मान लो कि कोई सॉल्यूशन है, अब इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होंगे, एक सॉलिड सॉल्यूट होगा और एक लिक्विड सॉल्वेंट होगा, या दोनों ही लिक्विड भी हो सकता है। तो मैंने उन कंपोनेंट्स का मोलर मास कैलकुलेट किया किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। ठीक है, कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ले ली, ऑस्मोसिस ले लिया, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ले लिया, फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ले लिया, आरएलबीपी, किसी भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या किया, मैंने पहले उस सॉल्यूशन का मोलर मास कैलकुलेट किया। ठीक है, तो अब मैं ये देखता हूं कि जब मैंने एक तो थ्योरेटिकल डेटा से क्या किया, मोलर मास को कैलकुलेट किया। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, एक तो मैंने थ्योरेटिकल डेटा से क्या किया, मोलर मास को कैलकुलेट किया। दूसरा मैंने ये किया कि भाई एक्सपेरिमेंटली जब मैंने देखा कि भाई सॉल्यूशन का जो मोलर मास है वो थ्योरेटिकल डेटा के अंदर जो मैंने मोलर मास कैलकुलेट किया उससे डिफरेंट है। तो ये चीज क्यों हुई? इस चीज के होने का कारण है कि जब आप सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट में मिला देते हो तो उसमें या तो एसोसिएशन होता है या डिसोसिएशन होता है। मींस या तो क्या होगा, सबस्टांस या तो सोल्यूट पार्टिकल्स टूटेंगे, टूटकर अलग हो जाएंगे, या जुड़ करके एक हो जाएंगे, है ना। तो मैंने आपको पहले ही सबसे पहले दिन ही बता दिया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब पढ़ रहे थे हम, कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की कंडीशन है कि वहां ना तो एसोसिएशन होना चाहिए ना डिसोसिएशन होना चाहिए। अब एसोसिएशन और डिसोसिएशन अगर हो गया है तो मोलर मास में क्या आएगी, थोड़ी सी वेरिएशंस आएंगे, डिफरेंस आएगा। इसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। अब एबनॉर्मल मोलर मास आता है, हर बार आता है, ठीक है, हम मान लेते हैं। हाँ, जहाँ एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होगा वहां नहीं आएगा, बट जहाँ एसोसिएशन हो रहा है, जहाँ डिसोसिएशन हो रहा है, वहां तो एबनॉर्मल मोलर मास आएगा। तो इस चीज को कैसे सुधारा जाए? इस चीज को सुधारने के लिए हम एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका नाम है वॉन हॉफ फैक्टर। क्या है वॉन हॉफ फैक्टर? वॉन हॉफ फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा से। ये जो है ये आई नहीं है, ये है आयोटा। ठीक है, आयोटा का सिंबल है। तो आयोटा को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉन हॉफ फैक्टर या वॉन हॉफ फैक्टर। ये वॉन हॉफ फैक्टर हमें यही बताता है कि वेदर किसी सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का एसोसिएशन हो रहा है, वेदर डिसोसिएशन हो रहा है, या नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन हो रहा है। आई बात समझ में? चलिए अब हम इस वॉन हॉफ फैक्टर की बात कर लेते हैं। तो वॉन हॉफ फैक्टर को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? वॉन हॉफ फैक्टर होता क्या? तो वॉन हॉफ फैक्टर बेसिकली एक रेशियो होता है जिसमें आप लोग थ्योरेटिकल डेटा से क्या कैलकुलेट करते हो, मोलर मास कैलकुलेट करते हो सॉल्यूट का, और उसको डिवाइड कर देते हो किससे, सॉरी 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 एक बार वापस सुनिएगा। आयोटा यानी कि ये जो वॉन हॉफ फैक्टर होता है ये रेशियो होता है। किस चीज का रेशियो होता है? एक मिनट। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक रेशियो होता है। किस चीज का रेशियो होता है? एक तो जो नॉर्मल या थ्योरेटिकल जो मोलर मास हमने सॉल्यूट का कैलकुलेट किया उसका, डिवाइड में जो एक्सपेरिमेंटली या हमने जो ऑब्जर्व किया है मोलर मास सॉल्यूट का उससे। मींस आयोटा इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट टू द कैलकुलेटेड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यानी एक तो नॉर्मल हम देख के बता रहे हैं और एक हम लोग उसको व्यवस्थित कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट करके बता रहे हैं, है ना। तो देखो, जब हम लोग एक तो देख करके, जब थ्योरेटिकल डेटा से हम लोग देख के बता देंगे तब हमारे पास मोलर मास सोल्यूट का अलग आएगा। लेकिन जब सॉल्यूशन के अंदर डाल करके और उसको कैलकुलेट या एक्सपेरिमेंटली उसको कैलकुलेट करेंगे तब हमारे पास मोलर मास सोल्यूट का अलग अलग आएगा। इन दोनों अलग अलग मोलर मास ऑफ सोल्यूट को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसी रेशियो को हम बोलते हैं वॉन हॉफ फैक्टर। अब वॉन हॉफ फैक्टर की जरूरत में हमने मोलर मास ही क्यों लिया सोल्यूट का? क्योंकि जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो सारी की सारी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, और उसके अंदर कहीं ना कहीं मोलर मास तो आता ही है। इसीलिए हमने दोनों मोलर मास का रेशियो लिया, वो भी सोल्यूट के। एक तो नॉर्मल है और एक क्या है, ऑब्जर्वेबल या कैलकुलेटेड। रुकिए, सॉरी, क्योंकि क्या है यहाँ पे बहुत ज्यादा नॉइस हो रहा है
इसीलिए मुझे थोड़ा सा कभी आवाज तेज करके बोलना पड़ रहा है, कभी रोकना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए, तो आयोटा के बारे में आई होप आप समझ गए होंगे। अब अगर मान लो मैंने ये जो रेशियो है इसको कैलकुलेट किया, इस रेशियो की जो वैल्यू होगी ना वो या तो 1 के इक्वल आ सकती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो या तो 1 के इक्वल आ सकती है, या फिर 1 से ज्यादा या 1 से कम, यानी कि ग्रेटर देन 1 या स्मॉलर देन 1 भी आ सकती है आयोटा की वैल्यू। ठीक है, तो अब इन तीनों कंडीशन की बात कर लेते हैं। अगर आयोटा 1 के इक्वल आ गया तो क्या होगा, अगर आयोटा 1 से ग्रेटर देन हो गया तो क्या होगा, और अगर आयोटा 1 से लेस देन हो गया तो क्या होगा, तब देखते हैं। तो मान लो किसी सॉल्यूशन का आपने वॉन हॉफ फैक्टर कैलकुलेट किया, तो जब आप वॉन हॉफ फैक्टर को कैलकुलेट करोगे और मान लीजिए ये आयोटा 1 के इक्वल आ गया, तो उस सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल्स का ना तो एसोसिएशन हो रहा है, ना तो जुड़ रहे हैं, और ना ही डिसोसिएशन हो रहा है, यानी कि टूट रहे हैं। मींस नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, अगर आयोटा की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाए। अगर आयोटा की वैल्यू 1 से ज्यादा, सॉरी 1 से कम आ जाए तो हम कह सकते हैं सोल्यूट पार्टिकल्स का क्या हो रहा है, सॉल्यूशन में एसोसिएशन हो रहा है, यानी जुड़ रहे हैं। और अगर आयोटा की वैल्यू 1 से कम आ जाए, सॉरी 1 से ज्यादा आ जाए, 1 से कम आ रही है तो एसोसिएशन, लेकिन 1 से ज्यादा आ रही है तो डिसोसिएशन, मींस टूट रहा है। अब कहाँ किन में एसोसिएशन हो रहा है, किन में डिसोसिएशन हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए, आपको कुछ एग्जांपल्स याद रखने, जैसे जो ग्लूकोज की फैमिली वाले, यानी ग्लूकोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, इनके अंदर और यूरिया के अंदर, इनके अंदर ग्लूकोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, लेक्टोज और यूरिया, इनमें न तो एसोसिएशन होता है न डिसोसिएशन होता है, यानी इनके लिए वॉन हॉफ फैक्टर की वैल्यू हमेशा ध्यान में रखनी है 1 होगी। आगे बात समझ में, लिख लीजिएगा, है ना। एसोसिएशन किनका होगा, यानी जुड़ेंगे कौन, तो बेंजीन हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, फिनोल हो गया, या आप कह सकते हो कि एसिटिक एसिड हो गया, तो इनका ऑलवेज एसोसिएशन होगा, यानी इनके लिए जो आयोटा की वैल्यू होगी ना वो हमेशा 1 से कम होगी। आई बात समझ में। और डिसोसिएशन किसका होगा, तो जितने भी सॉल्ट्स हैं, NaCl हो गया, CaCl2 हो गया, है ना, या MgCl2 हो गया, इन सब का Na2SO4 है, इन सब का हमेशा क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। और इस केस में जो आयोटा की वैल्यू होगी वो 1 से हमेशा ज्यादा आएगी। तो क्या सर अब सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दोबारा से नहीं पढ़नी पड़ेगी? नहीं, सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बेसिकली क्या कर सकते हो कि जितने भी आपने फॉर्मूलाज लिखे हैं ना, किसके, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर में जो मेन फॉर्मूलाज आपने लिखे हैं उनमें आपको कुछ नहीं करना है, वॉन हॉफ फैक्टर से उनको मल्टीप्लाई कर देना। जैसे हम लोग लिखे तो देख लेते हैं, चलिए, है ना। जैसे मैं बात करूं RLVP, यानी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP, तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला था हमारे पास में मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल था, डेल्टा P अपॉन में P नोड A के। तो इसको कुछ नहीं करना है, आपको बेसिकली मल्टीप्लाई कर देना है इस टर्म को आयोटा से। ये आ गया आपके रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला। अब ये आयोटा क्या होगा, वॉन हॉफ फैक्टर होगा, यानी डिसोसिएशन एसोसिएशन सबको बता देगा। ठीक है, जैसे बात करें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला था हमारे पास में डेल्टा TB इक्वल टू KB मल्टीप्लाई में मोलेलिटी। इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको वॉन हॉफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला था डेल्टा TF इक्वल टू KF मल्टीप्लाई में मोलेलिटी, और आगे आपको आयोटा से इसको भी क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है,
उसके बाद में लास्ट हमारे पास थी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास में आया था पाई इक्वल टू CRT, और इसको भी अगर देना है आयोटा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास में फॉर्मूला मॉडिफाई होकर के आ जाएगा। फॉर्मूलाज सारे वही है, फॉर्मूलाज में कोई चेंज नहीं है, बस आपको सभी फॉर्मूलाज को क्या करना है, आयोटा से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, तो आई होप आप लोग वॉन हॉफ फैक्टर को समझ गए हो। अब लास्ट हम लोगों को पढ़नी है डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या मतलब है? डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें ये बताती है कि कौन सा सॉल्यूट पार्टिकल कितने अच्छे से टूट रहा है या कितने अच्छे से जुड़ रहा है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन दोनों को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर एसोसिएशन की बात करें, डिग्री ऑफ एसोसिएशन की, तो ऊपर तो हम रखेंगे कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का क्या हुआ, एसोसिएशन हुआ, डिवाइड में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने टोटल लिए थे। आई बात समझ में? यानी कि ऊपर तो आप लिख लीजिए कि ऊपर हम किससे डिवाइड, ऊपर हम क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एसोसिएट हुए, मींस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एसोसिएट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टेकन। इसी को हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कहेंगे। डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n ब्रैकेट 1 माइनस आयोटा। ठीक है, 1 माइनस आयोटा ही क्यों लिखा हम लोगों ने, क्योंकि 1 से कम आएगी आयोटा की वैल्यू तभी एसोसिएशन होगा, इसीलिए 1 माइनस आई लिखा है, ना कि i माइनस 1 लिखा है। i माइनस 1 लिखते हैं तो हमारे पास में क्या हो रहा होता, डिसोसिएशन हो रहा होता। तो n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, 1 माइनस आई से आपको पता चल जाएगा कितनों का एसोसिएशन हुआ, और n माइनस 1 से आपको पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपने कितने लिए सोल्यूट के। आई बात समझ में? तो इस फॉर्मूला को आप लिख लीजिए, और जो जो मैंने बातें बोली उसको हिंदी में ही आप स्टिकी नोट्स पर लिख लो। उसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को भी हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला भी सेम ही है। ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का डिसोसिएशन हुआ डिवाइड में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने लिए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसोसिएट डिवाइड्स में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टेकन, उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आई बात समझ में? कोई बड़ी बात नहीं है, हमेशा ध्यान रखना एसोसिएशन कब हो रहा है, जब आई की वैल्यू 1 से छोटी है, मींस 1 माइनस आई लिखना है। ठीक है, और n से मल्टीप्लाई कर देना है। और डिसोसिएशन कब हो रहा है, जब i की वैल्यू 1 से ज्यादा है, यानी i माइनस 1 करना है ऊपर, यानी आयोटा माइनस 1 करना है। आई बात समझ में? तो ये फॉर्मूलाज आपको याद में रखने, और जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल में और अच्छे से क्वेश्चन करोगे तभी आपको फॉर्मूलाज याद भी होंगे और समझ में भी आएंगे। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों को आज का ये जो लेक्चर है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा सोल्यूशन का लास्ट लेक्चर था, इसके बाद में और कुछ हमें पढ़ना नहीं है, इसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर पर पढ़ेंगे, बट पहले हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जैसे आपने फिजिक्स के अंदर प्यार दिया, जैसे आपने केमिस्ट्री के अंदर हमसे प्यार हमें प्यार दिया इतना, वैसे आप लोग बायोलॉजी को भी आगे से आगे बढ़ाएं और इतना ही प्यार हमें करते रहें। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो भी पसंद आएगा। ठीक है, आगे से आगे आप ज्यादा शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे हमारा चैनल, है ना। और अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी, और जैसा पेशेंस आपने फर्स्ट फिजिक्स में और केमिस्ट्री में बना के रखा वैसा ही आप बायोलॉजी के अंदर भी बना करके रखिएगा। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि भाई बायोलॉजी के अंदर आपको और ज्यादा मजा आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।